नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था और खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी की कहानी हमने नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि उसके बारे में इतनी खास जानकारी मिली ही नहीं, क्योंकि खिलजी वंश का एक अंतिम शासक जो अपनी सत्ता मजबूत करके जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का पतन हो जाता है, बस नाम मात्र ही उसका बेटा शासन कर पाता है। इसलिए उसकी कहानी इतना उचित नहीं था पढ़ना, इसलिए हमने सिर्फ खिलजी वंश का वहीं पे अंत कर दिया और 1320 में खिलजी का वास्तविक में अंत हो जाता है, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी 4 साल के शासन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसको मारने वाला कौन था? तो गाजी मलिक था। अब गाजी मलिक ही उसको मार करके अगले वंश की स्थापना करेगा। देखिए, यही चलता रहा कि एक ने एक को मार करके दूसरी की स्थापना कर दी, फिर उसने उसको मार करके तीसरे वंश की स्थापना कर दी। लेकिन वंश में भी हत्याओं का सिलसिला चल रहा था। वंश में हत्याएं कौन किसकी कर रहा था? तो भैया, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसी के भतीजे ने की। फिर उसके बाद गाजी मलिक शासक बना और गाजी मलिक की हत्या, सबसे बड़ी बात, उसके बेटे ने कर दी। सोच के देखिए, जब पिता की हत्या पुत्र के द्वारा कर दी जाती है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और किस लिए हत्या की? सिर्फ एक सत्ता के लोभ में। क्या सत्ता इतनी मजबूत हो सकती है कि अपने ही पिता को मृत्यु के घाट उतार दिया जा सकता है? क्या सत्ता इतनी मजबूत हो सकती है कि उस सत्ता के लोभ में जन्मदाता को ही मोक्ष दे दिया जाता है? दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज होती है जो कोई रिश्ते नाते नहीं देखती। हकीकत अगर देखी जाए तो आधुनिकता में भी यही है। बड़े बड़े, अगर मैं कैपिटलिज्म की बात करूं तो यही होता है कि पिता और पुत्र के मध्य सिर्फ एक बिजनेस का प्रेम होता है, एक व्यापार का प्रेम होता है, एक धरोहर का प्रेम नहीं होता। एक व्यापार का प्रेम ये कि मेरे पिता के बाद ये व्यापार मैं संभालूंगा। और उस समय भी यही हो रहा था कि पुत्र चाह रहा था कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं राजा बनूं। ऐसी क्या नौबत आई कि तुगलक वंश के शासक ने अपने पिता की हत्या कर दी? क्या उसका पिता उसे सिंहासन नहीं देना चाहता था? बिल्कुल देता, लेकिन उसके मन में भय था। वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन चुका था और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बना तो निजामुद्दीन औलिया ने उसे सम्राट बनाने के सपने दिखा दिए कि भाई, तेरे पिता से पहले मैं तुझे इस सिंहासन पर बैठा दूंगा, क्योंकि उसका पिता बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए गया हुआ था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जोना खां और गाजी मलिक के पुत्र की। गाजी मलिक जोना खां का बेटा था, सॉरी, गाजी मलिक का बेटा जोना खां था। वही गाजी मलिक जो ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से विख्यात हुआ, उसी का बेटा जोना खां, वही जोना खां जो दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहलाएगा। पागल क्यों कहलाएगा वो भी बताऊंगा। उस जोना खां का वास्तविक नाम जोना खां, और तुगलक वंश का जब वो शासक बनेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो राज करेगा। देखिए, ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने वंश की स्थापना अच्छे प्रतिरूप से कर दी थी, लेकिन जोना खां उसी तुगलक वंश को शर्मसार कर देगा। जोना खां उस तुगलक वंश को समझ ही नहीं पाएगा, और जब जोना खां उस तुगलक वंश को उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाएगा तो जनता नाराज और मंत्री नाराज हो जाएंगे। देखिए, राजा की दो ही ताकतें होती हैं, एक जनता और एक मंत्री। अगर वो दोनों ही नाराज तो राज्य सत्ता समाप्त हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं तो बात है सोच की। हमारी सोच कितनी महत्वपूर्ण है, और हमारी सोच महत्वपूर्ण के साथ साथ कितनी लागू होती है और कितना हम उस सोच को दृढ़ बनाते हैं, वो निर्भर करता है हमारी काबिलियत पर।
पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपकी सोच में ताकत होनी चाहिए। पढ़े लिखे तो इतने मिल जाएंगे डिग्रीधारी, जो डिग्रियां तो बहुत ले रखी हैं, लेकिन उनके अंदर सोचने की कोई शक्ति नहीं है। जब सोच ही मजबूत नहीं तो उन कागजी डिग्रियों का क्या फायदा। इसलिए पढ़ा लिखा होना महत्वपूर्ण नहीं, सोच दृढ़ होना, मजबूत होना और दूर की होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी सोच को दृढ़ बनाइए और हम उसी सोच की बात आगे करेंगे, वही हमारी थिंकिंग प्रोसेस की बात आगे करेंगे। हम आज तुगलक वंश की स्थापना को देखेंगे और तुगलक वंश की स्थापना के बाद उसकी कार्यशैली को देखेंगे कि उनका काम क्या रहा। दोस्तों, लगातार हम अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत दिल्ली सल्तनत को आगे लेकर के जा रहे हैं। शायद मैं ये कहूं कि आज दिल्ली सल्तनत का वो अंतिम मजबूत वंश मैं पढ़ा रहा हूं। जब तक इस वंश की समाप्ति नहीं करेंगे, तब तक इस वंश की सारी कार्यशैली नहीं जान लेंगे, इस वंश की गाथा नहीं जान लेंगे, तब तक ये मान लेना कि दिल्ली सल्तनत का ये वंश अंतिम वंश ही है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आगे आने वाले जो दो वंश होंगे, सैयद वंश और लोधी वंश, वो दोनों इतने प्रभावशाली नहीं रहेंगे। सैयद वंश का तो इतना जिक्र ही नहीं आया कभी, और लोधियों का प्रशासन इतना प्रभुत्व प्राप्त ही नहीं कर पाया। एक शासक, दो शासक ऐसे थे जिनके बारे में कुछ चीजें आ जाती हैं, उनकी कहानी भी मैं बताऊंगा। फिर लोधियों का अंत कर मुगल अपना परचम लहराएंगे और उन्हीं मुगलों की दास्तां सुनेंगे हम लोग। क्या रहा उनका इतिहास, वो आगे की कहानी में जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम दिल्ली सल्तनत के अंतिम मजबूत वंश की कहानी की ओर बढ़ रहे हैं, और हमने जो टैगलाइन आज की क्लास की रखी है वो है, सत्ता हासिल करने के लिए किया ऐसा काम, अपने ही पिता की हत्या कर बना सुल्तान। कैसे वो अपने पिता की हत्या करेगा और कैसे वो सुल्तान बनेगा, उन्हीं कहानियों को हम आगे की ओर पढ़ते हैं। तो आइए हम तुगलक वंश की ओर रुख करते हैं। तुगलक वंश की शुरुआत करने से पहले मेरे जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल से, मैं उनका स्वागत करता हूं और सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि सभी साथी क्लासेस को शेयर कर दिया करें ताकि सभी लोगों तक क्लास पहुंच सके। सभी साथी मिलकर के आगे बढ़ें और साथ मिलकर के इस क्रांति में अपना योगदान दें। मैं आप सभी के लिए ये क्लासेस लेकर के आता हूं। मैं किसी प्रकार का लोभ लालच आपके सामने नहीं रखता, ना ही मैं कोई धन संपदा के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मेरा मकसद है आप सभी को उन महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रिपरेशन करवाना, तैयार करना, जो आप अपने मन में संकल्प बनाए बैठे हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग उन परीक्षाओं में अपना स्थान बना करके और उस क्षेत्र में अपना नाम करें। मेरा ये मकसद निशुल्क कोर्स लाने का ये है कि बहुत सारे बच्चे बड़े पद पर जाने के सपने देखते हैं, लेकिन वो पैसे की कमी के कारण तैयारी नहीं कर पाते। इसलिए मैं उन बच्चों के लिए कोर्स लेकर के आया हूं, और साथ ही मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं कि वो और भी बच्चे अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो उनका स्वागत है। वो मदद करें ऐसे बच्चों की जो निशुल्क सेवा के लिए आना चाहते हैं। मैं स्वागत करता हूं ऐसे बच्चों का, क्योंकि देखिए ऐसे बच्चे भी हमारे समाज में हैं जिनके पास कोई इकोनॉमिकल कंडीशंस मजबूत नहीं होती, लेकिन हां, पढ़ने का जज्बा उनके पास बहुत मजबूत है। मैं उसी जज्बे को सलाम कर, प्रणाम कर, नमस्कार कर, उसको सत्कार कर, उस जज्बे को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि भाई अगर आप में हुनर है, आप में ताकत है, तो मैं आपके साथ
खड़ा रहूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। किसी भी विषय की जरूरत पड़े आप मेरे से संपर्क करें, हर विषय के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। आपको मेरे से संपर्क करने के लिए मैं आपको बता देता हूं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर। 9896261805, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे। आप व्हाट्सएप पर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। जो भी भाई प्रॉब्लम शेयर करेगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित। ये नहीं कि आप किसी भी प्रकार की समस्याएं मेरे सामने लेकर के आ जाओ। भैया मैं कोई महान ज्ञानी या महान पद पर नहीं हूं। मेरे पास जो हुनर है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो शिक्षा की है, कलम की है। और मैं उस शिक्षा के माध्यम से जितनी आपकी मदद कर सकता हूं वो पूरी मदद मैं आपकी करूंगा। और उस पूरी मदद में मेरा जितना सहयोग रहेगा मैं अपना आखिरी श्वास तक आपके नाम रखूंगा। तो जुड़िए वो सभी बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाओ, अपने लक्ष्य को मजबूत बनाओ। और उस लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए दो चीजें आपके पास जरूरी हैं, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, प्रायोरिटी इज इक्वल टू पॉलिसी। प्राथमिकता और नीतियां दोनों तय करोगे तभी शिखर तक पहुंचोगे। और ये दोनों तय कैसे होंगी? समझदारी से। जिस दिन आपने प्राथमिकताएं बना ली उस दिन नीतियां भी बनाओ। नीतियां बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीतियों पर कायम रहना, उन नीतियों को लागू करना सबसे बड़ी बात है। और वो नीतियां लागू करने के लिए आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। अगर आप समझदार हो तो आप उन्नति करोगे, और उन्नति करोगे तो साथ साथ अपने समाज का भी उत्थान करोगे। और समाज का उत्थान करोगे तभी हम दुनिया में अपना परचम लहरा पाएंगे। तो सभी विद्यार्थी आइए और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। क्या है तुगलक वंश? तुगलक वंश 1320 में शुरू हुआ और 1414 तक रहा। 1320 से 1414 तक 94 साल, 94 ईयर्स रूल इन दिल्ली। दिल्ली में 94 साल तक सबसे लंबा राज करके जाने वाला राजवंश तुगलक वंश था। स्थापना इसकी ग्यासुद्दीन तुगलक। स्थापना किसने करी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। केवल 5 साल राज कर पाया था ये, केवल 5 साल राज कर पाया था। इस 5 साल के दौरान इसने क्या किया वो कहानी भी हम पढ़ेंगे। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश 1320 से 1414 तक सत्ता में आया। खिलजी वंश की समाप्ति के बाद 94 साल का इस वंश का संघर्ष रहा। तुगलक वंश ने सल्तनत के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण काल का गठन किया। यानी कि दिल्ली सल्तनत का स्वर्णिम वंश कहा जाता है इसे। दिल्ली सल्तनत का स्वर्णिम युग इसी टाइम पे रहा, स्वर्णिम काल इसी टाइम पे रहा। इस टाइम पे कारखानों की स्थापना की गई, या फैक्ट्रियां मैं कहूं, ठीक। फिर उसके बाद आर्थिक जीवन में तेजी आई। जब कारखाने स्थापित हो जाएंगे, जब फैक्ट्रियां बन जाएंगी तो इकोनॉमिकल लाइफ मजबूत हो जाएगी, आर्थिक जीवन मजबूत हो जाएगा। वो इस वंश ने करने का काम किया। नहरों का निर्माण करवाया कृषि की सिंचाई के लिए। इसमें कृषि सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। सबसे पहले नहर बनवाने का काम तुगलक वंश ने ही किया था। अंतरदेशीय तथा समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई। ये इंटरनल बिजनेस और बाहरी अगर मैं बात करूं सी जोन्स में भी अपना प्रभुत्व जमा चुके थे, समुद्री व्यापार कर रहे थे ये। साथ में अगर मैं बात करूं इंटरनल व्यापार भी ये कर रहे थे, अंतरदेशीय व्यापार। मेरिडियन बिजनेस के साथ साथ अंतरदेशीय व्यापार में भी इन्होंने बढ़ावा दिया, एवं शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। और
ग्रामीण क्षेत्रों से शहरीकरण की तरफ बढ़ावा हुआ, लोग गांव को छोड़ करके शहरों की तरफ रुख करने लगे। शहरी केंद्रों, स्कूलों, मस्जिदों और सार्वजनिक भवनों का भी प्रसार हुआ। शहरी केंद्र खोले गए, मार्केट सेंटर बनाए गए, स्कूल बनाए गए और भवन बनाए गए। इन सभी का श्रेय तुगलक वंश को जाता है। तुगलक वंश ने इन सभी चीजों को महत्व दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की ओर। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये गाजी मलिक की तस्वीर है। ये गाजी मलिक यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक। अब वो ग्यासुद्दीन तुगलक की व्यथा और कहानी क्या रही, वो सारी हम बताते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, ठीक, जो 1320 में ग्यासुद्दीन तुगलक के रूप में सिंहासन पर बैठा। इनका नाम गाजी मलिक था, लेकिन सिंहासन पर बैठा तो ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम पर बैठा। ठीक, कुछ समय शासन करने के बाद 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण भी बताऊंगा, यानी कि 1325 में मर गया 5 साल के शासन के बाद। उसका पुत्र मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। यही था दिल्ली सल्तनत का पागल बादशाह। तुगलक के अधीन दिल्ली सल्तनत और अधिक सुदृढ़ हुई। यानी कि जब तुगलक वंश इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करता है तो तुगलकों की जो शक्ति है वो अधिक सुदृढ़ हो जाती है दिल्ली सल्तनत में। कई बाहरी क्षेत्रों को सल्तनत के सीधे नियंत्रण में लाया गया। बाहरी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। उन्होंने तुगलकाबाद के किले वाले शहर का निर्माण किया। दिल्ली में एक तुगलकाबाद है, वो इन्होंने ही बसाया था और उसमें एक किले का निर्माण किया, तुगलकाबाद का किला। वो गाजी मलिक यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। राजधानी और रक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत किला था। यह राजधानी की रक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत किला था। आज भी आप तुगलकाबाद दिल्ली में इस किले को देख सकते हो। बहुत अच्छा देखने योग्य स्थान है। उसके बाद गाजी मलिक के समय में हुए फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट क्या रहे, उनके बारे में हम देखते हैं। आर्थिक सुधार क्या रहे। सुल्तान ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, सख्ती एवं नरमी के मध्य संतुलन को बनाया। यानी कि इसने रसम ए मियान शुरू किया। रसम ए मियान का मतलब ऐसा कानून जिसमें नरमी भी रखी गई, जिसमें सख्ती भी रखी गई। इस बंदे ने इस प्रकार से आर्थिक सुधार शुरू किए। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/11 हिस्सा ही लिया। इसने कहा कि मैं ज्यादा लगान नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 1/10 या 1/11 हिस्सा ही लूंगा, यानी कि 10वां हिस्सा या 11वां हिस्सा ही लूंगा। ग्यासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों, विशेष रूप से मुकदम तथा खुत्तों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। जिन अधिकारों को खिलजियों ने अधिग्रहण कर लिया था, उन अधिकारों को लौटाने का काम किया। यानी कि जमींदारों को जमीन वापस दे दी गई। ये तुगलकों ने किया। जमींदारों को उनका वर्चस्व दे दिया गया, ये तुगलकों ने किया, जिससे उनको वही स्थिति प्राप्त हो गई। यानी कि वो जमींदार फिर से पुरानी स्थिति में आ गए जो बलबन के समय में प्राप्त थी। यानी कि बलबन के समय में जो उनको ख्याति प्राप्त थी वही तुगलकों के वंश में हुई। लेकिन बीच में एक क्रूर शासक आया जिसने सबका वर्चस्व समाप्त कर लिया और अपना सब कुछ हड़प लिया। वो हड़पने के लिए ही आया था। ग्यासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी जमीन वापस लौटा दी गई। उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया।
यानी कि इससे पहले कोई कुएं और नहर नहीं हुआ करती थी। ये नहरों का निर्माण और कुओं का निर्माण करवाने का श्रेय सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। यह पहला सुल्तान रहा जो निर्माण करवाता है किसका? नहर और कुओं का। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके विजय अभियान क्या रहे? तो विजय अभियान की अगर मैं बात करता हूं तो ये बंदा, विक्ट्री मिशन क्या थे इसके? तो ये 1321 में गयासुद्दीन ने वारंगल पर आक्रमण किया। इसने वारंगल पर आक्रमण किया और वारंगल को जीतने में असफल रहा। यह वारंगल को जीत नहीं पाया। वारंगल में काकातीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ अटैक किया था। यह इसको हरा ही नहीं पाया। फिर 1323 में इसी के शासनकाल में इसका बेटा द्वितीय दक्षिण अभियान पर जाता है, सेकंड टाइम वारंगल पर अटैक करता है और उसका नाम था शहजादा जोना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से विख्यात हुआ। जब यह दक्षिण अभियान पर जाता है तो उस दक्षिण अभियान में अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित कर लेता है। यानी कि जो पिता नहीं जीत पाया वो पुत्र ने जीत लिया। एक युद्ध जीत जाने से महान नहीं होता, लेकिन ये अंत में दिल्ली का पागल सुल्तान ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा वो भी मैं बताऊंगा। जोना खां ने वारंगल के काकातीय एवं मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। यानी कि इसने काकातीय वंश को हराया और पांड्यों को हराया। इन दोनों को हराने के बाद इनके क्षेत्र को हमारे दिल्ली में शामिल कर लिया, यानी कि इनकी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। दिल्ली सल्तनत में शामिल करने के बाद ये जो तुगलकाबाद का किला आप देख रहे हो, इसी किले का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? गाजी मलिक के द्वारा। फिर उसके बाद जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल, जिसे उसके लड़के जूना खां के निर्देशन पर अहमद अयाज ने लकड़ियों से निर्मित करवाया था। यानी कि एक महल था जो लकड़ियों से बना हुआ था और वो जूना खां ने बनवाया था, जो इसी का बेटा था। अफगानपुर में यह महल बनवाया गया था, जो कि दिल्ली के तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर है। ठीक, उस महल में सुल्तान गयासुद्दीन आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन जैसे ये प्रवेश करता है वह महल इसके ऊपर गिर जाता है। जैसे ही एंटर हुआ, लकड़ी का महल इस पे गिर गया। बनाया ही ऐसा गया था पिता की हत्या करने के लिए, तो भैया महल तो गिरना ही था, सीधी सी बात है। मार्च 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। मार्च 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के पश्चात कौन राजा बना? तो बना मोहम्मद बिन तुगलक। किसकी मृत्यु हो गई? तो भैया जोना खां के पिता गाजी मलिक की। किसके द्वारा कर दी गई? इसके पिता के द्वारा, सॉरी इसके पुत्र के द्वारा। जब इसका बेटा इसकी हत्या कर देता है तो फिर वो राजा बनता है। इसका बेटा राजा तो बन जाता है, लेकिन कभी भी वो इतना मजबूत शासन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी नीतियां कमजोर रही। उसकी नीतियां कैसे कमजोर रही, मैं उन पे चर्चा करूं। तो भैया सबसे पहली कमी मोहम्मद बिन तुगलक की समझदारी, यानी कि वो समझदार नहीं था। वो समझदार नहीं था। पढ़ा लिखा था, उस टाइम का पीएचडी होल्डर था, टॉप डिग्रियां ले रखी थी, लेकिन वो समझदार नहीं था। यह कमी रही। दूसरी कमी, उसने योजनाएं बनाई।
और वो सारी योजना विफल रही। उसने 5 योजनाएं बनाई और पांचों की पांचों विफल रही। सबसे पहली योजना उसने सांकेतिक मुद्रा लागू की। लोग इस सांकेतिक मुद्रा का फायदा उठाने लगे, अपने घरों में ही बनाने लगे, क्योंकि बिना प्रिकॉशंस के बनाई गई थी। अरे भारत में बिना प्रिकॉशंस के मुद्राएं, सोचिए अगर आरबीआई प्रिकॉशंस ना रखे तो हर व्यक्ति 500 500 2 हजार के नोट छाप के रखता। हाल 2 हजार के तो बंद हुए हैं, लेकिन 500 के नोट छाप के रखता। सोचिए, लेकिन प्रिकॉशंस जरूरी है। तीसरी चीज, दूसरी, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से देवगिरी राजधानी बनाई, बहुत बेकार सोच। तीसरा, खुरासान सेना तैयार की, या मैं कहूं खुरासान या कराचील अभियान। यह विफल रहा। जब इसके पास पहले सेना थी तो दूसरी सेना क्यों तैयार की? और तैयार की तो कि इसने 2 साल का वेतन एडवांस दे दिया। किस्मत बुरी, ईरान में सत्ता पलट हो गया, और जैसे ईरान में सत्ता पलट हुआ, इसका सपना मध्य एशिया पर कब्जा करने का धरा का धरा रह गया। फोर्थ, जकात लगाया, जकात नहीं, दोआब टैक्स। ऐसे समय पे इसने दोआब टैक्स हासिल किया, जिस टैक्स को जनता चुकाने में असमर्थ हो गई थी। जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो इसने क्या बोला, तुम मेरे से लोन ले लो। लोन भी दे दिया। पांचवी चीज, सिंध पर कब्जा करना चाहता था। सिंध में अपनी सेना भेजी, क्योंकि इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो सिंध में जो सेना इसने भेजी, वो 5वां अभियान भी विफल रहा। जो सेना इसने भेजी वो विद्रोहियों के साथ मिल गई। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं तो बनाई, पॉलिसीज तो बनाई, लेकिन प्राथमिकता के हिसाब से वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, और इसीलिए इसको जनता और मंत्रिमंडल ने पागल सुल्तान कहा, और ये दुनिया का पागल बादशाह कहलाया। इसकी कहानी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक हम रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का सबसे पागल बादशाह कहलाया मोहम्मद बिन तुगलक, और जनता को राजा से और राजा को प्रजा से छुटकारा मिल गया। कितनी बड़ी बात है। ऐसा भी क्या राजा जिससे दुनिया पीछा छुड़वाना चाहे। पागल था, एक नंबर का पागल। इसीलिए इसको पागल बादशाह कहा जाता है। इसीलिए कोई ऐसी चीज लागू कर देता है जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता, तो बोलते हैं ना तुगलकिया फरमान जारी कर दिया। तो ये इसी के कारण बोलते हैं ना। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा गयासुद्दीन तुगलक की कहानी का सफर। मैं सभी अपने प्यारे मित्रों से अनुरोध करता हूं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। वीडियो जो भी आती है उन पे कमेंट किया करें, अपने डाउट्स क्लियर किया करें, उनमें डाउट पूछा करें, ताकि मैं आपका जवाब आपको दे सकूं, आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। तो सभी ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपसे मैं यही चीज मांग रहा हूं कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करें। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा, बस ये सहयोग आप कर दीजिए, और मेरे में जो क्षमता होगी उस क्षमता के साथ मैं अंतिम श्वास तक आपके साथ बना रहूंगा। ये मेरा वादा है, और भैया मेरा वचन ही शासन है। मैं इसी नीति पर काम करता हूं, और जब मैंने बोल दिया तो आपके साथ अंतिम श्वास तक खड़ा हूं, तो खड़ा ही रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।